हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंस्टॉलमेंट के सवाल, इंस्टॉलमेंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो टॉपिक है ये बहुत बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन होता नहीं है डिफिकल्ट, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। यदि आप लोग इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए ना तो सवाल को बहुत ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सवाल के थ्रू हमने जितने भी सवाल लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर सवाल सवाल हैं, और बिना डेटा चेंज किए हुए, बिना ऑप्शन चेंज किए हुए हमने सवाल लिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के हैं, कुछ एनटीपीसी के हैं, सीजीएल के हैं, सीएचएसएल के हैं। अलग अलग एग्जाम्स के सवाल हमने लिए हैं जो भी बेस्ट सवाल थे, और सारे टाइप कवर कर रहे थे, वो सारे सवाल हमने लिए हुए हैं इंस्टॉलमेंट के। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अ, इसका बेसिक समझते हैं, इंस्टॉलमेंट इन एसआई और सीआई का हल्का सा बेसिक समझेंगे और फिर सवाल में ही बाकी डिटेल समझेंगे। और हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और इसी तरह की अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ, ला सकूँ। ठीक है, आइए थोड़ा सा पहले बेसिक समझते हैं इंस्टॉलमेंट इन एसआई और सीआई की। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक लोन लिया 10,000 रुपये का। आपने एक लोन लिया 10,000 रुपये का। ठीक है, तो इस लोन को पे करने का क्या तरीका है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यदि पहले हम बात करें सीआई के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में, तो यदि आपने 10,000 रुपये का लोन लिया तो एक साल के बाद यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इस लोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10% बढ़ जाएगा, यानी कि लोन की वैल्यू हो जाएगी 11,000। ठीक है, फिर एक साल के बाद लोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यदि आपने पे नहीं किया तो फिर से 10% लग जाएंगे, यानी कि लोन की वैल्यू 2 सालों के बाद हो जाएगी 12,100। ठीक है, और यदि फिर 1 साल के बाद बोले, यानी कि 3 सालों के बाद लोन की वैल्यू बोले, तो 12,100 पे फिर से 10% बढ़ जाएगा लोन, यानी कि हमारा जो लोन हो जाएगा 13,310। ठीक है, अब ये यदि यही चीज़ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में देखें, एसआई में, तो एसआई में क्या होगा कि 10,000 का हमारा कोई लोन है, यदि हमने पे नहीं किया, 1 साल के बाद लोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10% इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 10,000 का 10% 1,000, यानी कि हमारा अब लोन कितना हो जाएगा? 11,000। 10,000 प्लस 1,000। अब मान लीजिए कि हमने अभी 1 साल के बाद भी इसको पे नहीं किया, तो अब हमारा लोन कितना हो जाएगा? फिर से इस पे 10% लग जाएगा। लेकिन अब जो 10% लगेगा इस 11,000 पे नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो है प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है। तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये प्रिंसिपल है ना, तो इसी पे इंटरेस्ट लगता है, इसी पे ब्याज लगता है। चाहे आप 1 साल के बाद बोलिए, चाहे 2 साल के बाद बोलिए, ब्याज हमेशा इसी पे लगेगा। तो फिर से 10% जो दूसरे साल लगेगा वो भी 10,000 का, यानी कि 10,000 का 10% 1,000, यानी कि 11,000 प्लस 1,000। 2 सालों के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? आपके लोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। फिर यदि 1 साल के बाद हम बोले तो लोन की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? फिर 1,000 का इंटरेस्ट लग जाएगा 10,000 पे 10%, यानी कि लोन की वैल्यू हो जाएगी 13,000। ठीक है, दो अलग अलग, एक सीआई में देखा हमने, एक एसआई में देखा, कि दोनों जगह जब हमने 10,000 रुपये का लोन लिया और यदि उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो सीआई में क्या हो रहा है कि हर साल लोन बढ़ते जा रहा है। 10,000 से 11,000, 11 से 12,100, 12,100 से 13,300। ठीक है, तो इसमें जो 10,000 है ये लोन की आज के डेट की वैल्यू है। ठीक है, इसको लिखते हैं ड्यू नाउ। ठीक है, ये आज, ये जो 10,000 है इसकी वैल्यू आज 10,000 है। यदि मैं इसको 3 सालों के बाद दूंगा तो मैं 13,310 रुपये दूंगा, यानी कि ड्यू इन 3 ईयर्स। ड्यू इन 3 ईयर्स। ठीक है, सवाल के जो लैंग्वेज होते हैं ना इसी टाइप के होते हैं, इसीलिए आपको जैसा सवाल का लैंग्वेज होता है वैसा ही समझा रहे हैं। कि सवाल का लैंग्वेज होता है बहुत बार कि ड्यू नाउ कोई अमाउंट है जो आज की डेट में ड्यू है, और एक सवाल देता है कि ड्यू इन 3 ईयर्स, ड्यू इन 4 ईयर्स, ड्यू इन 5 ईयर्स, मतलब ये 4 सालों के बाद या 5 सालों के बाद दे है। ठीक है, आज देना नहीं है, 3 साल या 4 साल के बाद देना है। ठीक है, सेम चीज एसआई में भी होता है। यदि आप आज पैसे दे रहे हैं तो आप 10,000 रुपये देंगे। ठीक है, और यदि 3 सालों के बाद देंगे तो आप 13,000 रुपये देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो अमाउंट है 10,000 ये आज की डेट में ड्यू है, और 13,000 ये 3 सालों के बाद ड्यू है, और 2 सालों के बाद यदि पूछेंगे तो यही 12,000। उसी तरह से ये चीजें चलेंगी। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एस आई सी आई के इंस्टॉलमेंट में जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं।
ठीक है। यदि आपने लोन लिया तो लोन को जैसे-जैसे आप चुका सकते हैं, उस सारे टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि आपने लोन लिया तो लोन को क्या करेंगे, या तो आप एक बार में चुका दें, पहला टाइप, जो अभी हमने देखा यहाँ पे कि 3 सालों के बाद चुका दिया आपने तो 13,310, या 2 सालों के बाद चुका दिया, सीआई है तो 12,100 रुपए, ठीक है। 1 सालों के बाद चुकाए तो 11,000 रुपए चुकाएँगे, ठीक है। तो पहला टाइप का जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि आप लोन को एक बार में चुका रहे हैं कुछ समय के बाद, या तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, लेकिन एक बार में चुका रहे हैं, ये पहले टाइप का सवाल बनता है, ठीक है। जो दूसरे टाइप का सवाल बनता है, वो बनता है कि आप लोन को इक्वल ईएमआई पे चुका रहे हैं। आप एक बार में नहीं चुका रहे हैं, ईएमआई पे चुका रहे हैं, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो पहला टाइप जो बना वो हमारा बना आफ्टर सम टाइम, ठीक है। इससे सवाल पूछे जाते हैं, इससे भी आफ्टर सम टाइम, वन गो, एक बार में दे दिया गया। और दूसरे टाइप का जो सवाल होता है इन इक्वल ईएमआई, कि आपने ईएमआई पे चुकाया, 3 साल की ईएमआई बंधवा ली या 4 साल की ईएमआई या 5 साल की ईएमआई, एक ईएमआई आपने बंधवा लिया कि इस ईएमआई पे हम हर ईएमआई इतने ही अमाउंट का देंगे और पैसे पे कर देंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इक्वल ईएमआई। और जो तीसरे टाइप का होता है वो होता है इन अनइक्वल ईएमआई। आप ईएमआई तो दे रहे हैं लेकिन बराबर ईएमआई नहीं दे रहे हैं। आपने किसी महीने 4,000 रुपये दिए, किसी महीने 8,000 रुपये दिए और किसी महीने 12,000 रुपये दिए, और इस तरह से देके पूरे लोन को खत्म कर दिया। तो तीसरा जो टाइप है वो है इन अनइक्वल ईएमआई, ठीक है। और जो आखिरी टाइप होता है वो होता है कि पहले मान लेते हैं 10,000 का आपने लोन लिया, उसमें से कुछ पैसे अभी दे दिए, ठीक है। हालांकि ये लोन के सवालों में ऐसा नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है यदि आपने कोई सामान खरीदा, यदि फ्रिज खरीदा, आपने 20,000 रुपये का फ्रिज खरीदा और 10,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब उसी समय दे दे जब आपने फ्रिज लिया, 20,000 के फ्रिज में आपने 10,000 डाउन पेमेंट किया, तो बचा कितना, 10,000। तो बचे हुए 10,000 को आप ईएमआई पे चुका रहे हैं। तो ये चौथे टाइप का सवाल है जिसमें पूछता है कि आपने कुछ डाउन पेमेंट किया और बचे हुए अमाउंट को ईएमआई पे भर रहे हैं। तो इस 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे एसआई की बात करें, चाहे सीआई की बात करें, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें या सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है। चौथा टाइप है इन डाउन पेमेंट और प्लस ईएमआई, ठीक है। ये 4 टाइप के सवाल हैं, इसके बाहर सवाल नहीं पूछता है। इसी 4 टाइप में सवाल घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो हम लोग चारों टाइप का सवाल देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों से मतलब एक भी सवाल इंस्टॉलमेंट का, चाहे एसआई का हो चाहे सीआई का हो, आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए। तो आइए अब सवालों को देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 10,192 के ऋण को समाप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी समान किस्तें देनी होगी। देखिए, सवाल को यदि आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो 10,192 रुपये है ना, ये 3 सालों में दे हैं, 3 वर्षों बाद दे लिख रहा है, हिंदी में इंग्लिश में देखिए ड्यू इन 3 ईयर्स, मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये आज नहीं देना है, ये 3 साल के बाद देना है, ठीक है। लेकिन क्या होगा यदि आप आज से देना शुरू कर दें। अब देखिए, कोई अमाउंट यदि आपको 3 सालों के बाद देना है तो आप आज से क्यों देंगे, आपको क्या फायदा होगा। यदि आपको फायदा मिले तो आप देंगे। तो मान लीजिए ये बोला जाए कि जो पैसे आपको 3 साल के बाद देने हैं उसको यदि आप आज से देते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, आपको मिलेगा, जिसने लोन दिया उसको नहीं, आपको मिलेगा। ईएमआई भी आप भर रहे हैं और इंटरेस्ट भी आप ही ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पैसा था 10,192, ये 3 सालों के बाद देना था, आज तो देना नहीं था। तो यदि आपने मान लेते हैं आज 100 रुपया, मतलब एक किस्त हमने बांध दिया 100 रुपये का, सिर्फ मान रहे हैं अभी हम कि 100 रुपये का किस्त है, यानी कि ईएमआई हमारे 100 रुपये का है। तो यदि आपने इसमें बोला 3 वर्षों बाद देना है तो 3 अलग अलग ईएमआई बनेगी, ठीक है। 3 अलग अलग ईएमआई में आप पैसे दे रहे हैं, हर साल के एंड में एक ईएमआई, दूसरे साल के एंड में एक ईएमआई और तीसरे साल के एंड में तीसरी ईएमआई, और तीनों बराबर, क्योंकि सवाल में ही बोला है समान किस्त देनी होगी प्रत्येक वर्ष। तो प्रत्येक वर्ष हमने एक ईएमआई बांध लिया, मान लेते हैं 100 रुपये का, ठीक है। तो यदि कोई पैसा हमें 3 सालों के बाद देना था 10,192, हमने आज दे दिया, मतलब 1 साल के बाद दिया। 3 सालों के बाद देना था लेकिन 1 साल के बाद दे दिया, कितना, 100 रुपया, मान रहे हैं 100 रुपये का ईएमआई हमने 1 साल के बाद दिया। देना कितने साल के बाद था, 3 साल के बाद। तो हमने 2 साल पहले दिया ना, 3 साल के बाद देना था लेकिन 1 साल के बाद ही दे दिया, पहले साल के एंड पे दिया। तो 2 साल पहले दे दिया, तो हम क्या करेंगे, अभी इस 2 साल का इंटरेस्ट लेंगे।
अब हम इंटरेस्ट लेंगे, जिसने ऋण दिया था वो नहीं लेगा, ठीक है। तो 100 रुपया तो हमने दिए, लेकिन इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10% की रेट पे 2 साल पहले हमने दे दिया है, तो 2 साल का इंटरेस्ट इस पे जोड़ लेंगे, यानी कि 100 का 10% 2 सालों के लिए, यानी कि 20% हो जाएगा। तो 100 का 20% कितना? 20 रुपये, ठीक है। ये 1 साल के बाद हमने 100 रुपया भरे, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो रही थी? 100 प्लस 20, 20 उसका इंटरेस्ट भी मिल रहा था, ठीक है। अब जो अगले साल हमने फिर से 100 रुपये भरे, वो हमने 2 साल के एंड में भरे, लेकिन हमें देना कब था? 3 साल के बाद देना था। हमने दिया कब? 2 साल के बाद, यानी कि 1 साल पहले दे दिया ना। तो 1 साल पहले दिया तो 1 साल का इंटरेस्ट लेंगे इस 100 रुपये पे। तो 100 रुपये पे फिर से 10% का इंटरेस्ट, यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट बना, ठीक है। और फिर आखिरी ईएमआई हमने दिया, और कब दिया? जब देना था, मतलब 3 साल के बाद दिया। तो ये 100 रुपया जब हमें देना था, जब हमारा ड्यू डेट था, यानी कि 3 सालों के बाद, तभी हमने ये 100 रुपया दिया, यानी कि इस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस 100 रुपये पे, ठीक है। तो देखिए हमने दिया कितना? 100, 100, 100, मतलब हमने 300 रुपये भरे। इंस्टॉलमेंट हमने 100 रुपये के 3 दिए, लेकिन उससे हमें जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? 20 और प्लस 10, 30 रुपये का इंटरेस्ट भी मिल गया ना। हमने भरे सिर्फ 300, लेकिन उस पर 30 रुपये का इंटरेस्ट भी मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि हमने ये 100 रुपये और ये 100 रुपये ड्यू डेट से पहले दे दिए थे, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है। यानी कि ये जो टोटल अमाउंट 330 रुपये हो रहे हैं, 300 रुपये जो हमने दिए और 30 रुपये जो इंटरेस्ट मिला, यानी कि इस 330 यूनिट की वैल्यू 10,192 के बराबर है, ठीक है। इसको साइड कर लेते हैं। 330 यूनिट की वैल्यू 10,192 के बराबर है। मतलब 300 रुपये तो हमने किस्त भरे और उस पर इंटरेस्ट मिला 30 रुपये का, तो 330 रुपया, 300 का किस्त हो गया और 30 रुपये का इंटरेस्ट मिला। 330 रुपये किसके बराबर होगा? यानी कि ये 10,192 रुपये के लोन को ही तो खत्म कर रहा है ना। तो 330 इक्वल टू 10,192, तो एक यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,192 डिवाइडेड बाय 330। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? यहीं पे 100 से गुना कर लेते हैं, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा, इसको 100 से गुना कर देंगे, 10,192 बटा 330 गुना 100। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमारा जो किस्त है यही 100 रुपया है, ठीक है, 100 यूनिट। तो इसी की वैल्यू निकालनी है, प्रत्येक किस्त निकल जाएगा। तो यहाँ से 11 से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 11 से ये 33 तो कट रहा है 30 बार में, ठीक है। लेकिन ये 11 से कट रहा है क्या? एक एक दो, दो दो चार, 9 - 4 5 नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ये 10,197 होता ना, तो ये कट जाता। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं 10,197, 10,197, एक जीरो एक जीरो यहाँ से काट दिया हमने, इंटू 10/33 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हमने 97 बनाया है, मतलब 5 एक्स्ट्रा लिया है, तो -50/33 करना होगा हमें। ये जो हम काम कर रहे हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलती है उसमें भी मैंने आप लोगों को ये ट्रिक सिखाया है कि कैसे आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप 33 से डिवाइड करेंगे 10,192 को, तो कटेगा नहीं, मतलब ये दशमलव में आ जाएगा। तो इसको काटने के लिए आपने क्या किया? 5 जोड़ लिया, 10,192 में 5 जोड़ेंगे तो 10,197 हो जाएगा, और ये 11 से कट जाएगा। तो 5 आपने जोड़ा तो 50/33 माइनस में करना होगा, यहाँ से 11 से 3 बार में, और ये 11 से कट जाएगा, 11×9 = 99, 1 और 2, 11×2 = 22, 11×7 = 77, ठीक है। 3 से ये भी कट जाएगा, कितने बार में? 109 बार में, 3 से सॉरी 309 बार में, 309 बार में, यानी कि यहाँ से जो आपको मिला 309 गुना 10, यानी कि 3090, और माइनस 55/33, ठीक है। तो इस 55/33 का वैल्यू क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग, डेढ़ भी मान लीजिए, 1.5 भी मानिएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 3090 में से जब आप एक या डेढ़ घटाएंगे तो आंसर बी आएगा, 3088.48, और कोई आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये है, इसमें बोल रहा है कि 12%। अच्छा एक बात और, देखिए ये तो हमारा प्रोसेस है। यदि आप लोगों को प्रोसेस में कहीं भी डाउट हो रहा है, कहीं भी लेंदी लग रहा है, तो आप लोग एक इसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें दी हुई है उसका वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर निकल जाएगा। और वो जो फॉर्मूला डेराइव हुआ है ना, इसी टेक्निक से डेराइव हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये बेसिक है,
एक बार आप लोग बेसिक समझ गए ना तो किसी भी सवाल में नहीं फँसेंगे, चाहे सवाल कितना भी घुमा दे, आप लोग नहीं फँसेंगे। और मैंने इतना ईज़िली समझाया, यदि अब भी नहीं समझ में आप आया आप लोगों को तो फिर मुश्किल है। आप लोग फिर से इसको बैक कीजिए, देखिए, समझिए, एक बार समझ जाइएगा तो फिर इस टाइप के मतलब इंस्टॉलमेंट के जितने भी टाइप के सवाल हैं वो आप बहुत ईज़िली बना लेंगे। तो देखिए फ़ॉर्मूला भी हम लिख देते हैं। इंस्टॉलमेंट का जो फ़ॉर्मूला होता है, जो इसी से डेराइव हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट से डेराइव हुआ है, वो है आई यानी कि इंस्टॉलमेंट इक्वल टू पी इंटू 100। पी यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल है, मतलब जो लोन है हमारा 10,192 वही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू एन। एन है यहाँ पे टाइम, चलिए टी लिख देते हैं। टी हो गया टाइम, प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इंटू टी माइनस 1/2, ठीक है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला आप लोगों का, आप लोग इसको याद कर लीजिए मन है तो, ठीक है। या तो इस प्रोसेस को देखिए, ये देखिए, ये जो प्रोसेस मैंने बताया है, इतना जगह लिया, ये सिर्फ समझाने में आपको टाइम लगा है, ठीक है। आप लोग एक बार समझ जाएगा ना तो आप लोग इस चीज़ को बार बार नहीं लिखिएगा, आप वर्बली कैलकुलेट करके सीधा इस चीज़ को लिख लीजिएगा, 300 प्लस 30, ठीक है। ये जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है और क्या स्किप करना है। वो कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता कि क्या लिखना है और क्या स्किप करना है। वो आपको खुद ही सीखना होगा। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखने की ज़रूरत है और क्या भरभरी करने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो पी है, ठीक है, ये ड्यू इन सम टाइम, मतलब 3 सालों के बाद ड्यू है या 4 सालों के बाद ड्यू है, यही लोन है, यही प्रिंसिपल है। मैंने यहाँ पे पी लिखा है लेकिन ये लोन है इस सवाल के लिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 3658 के ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3658 रुपया जो है ना, ये 4 सालों में डी हुआ है, मतलब इसको 4 साल के बाद देना है। तो सेम टेक्निक यूज करेंगे, या तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3658। आप सीधा फॉर्मूला भी लगा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, हम बेसिक से बनाते हैं। यदि बेसिक से बनाएंगे तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यदि हम 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट भरते हैं शुरुआत से ही तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, क्योंकि ये जो 3658 रुपये है ना, ये 4 सालों के बाद देने हैं। तो यदि आज हमने 100 रुपया दे दिया, मतलब 1 साल के बाद दे दिया 100 रुपया, 1 साल के खत्म होने के बाद 100 रुपया दे दिया, जो कि हमें 4 सालों के बाद देना था, लेकिन हमें सिर्फ 1 साल के बाद दे दिया, तो हमको 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना, ठीक है। तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट है, तो 3 सालों में बांट दिया 36%, तो 100 का 36% कितना हो जाएगा? 36 रुपये, इतना इंटरेस्ट मिला। फिर अगले साल 2 साल के एंड में हमने फिर से एक किस्त भर दिया 100 रुपये का, ठीक है। तो फिर इस पे 2 साल का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 4 साल के बाद देना था, हमने 2 साल के बाद भर दिया फिर से 100 रुपये, तो बचे हुए 2 सालों के लिए हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो 12% के रेट से 2 साल का इंटरेस्ट 24। फिर हमने 1 साल के बाद फिर से पैसे भर दिए 100 रुपये, हमें देना कब था? 4 साल के बाद, लेकिन ये वाला पैसा हमने दिया कब? 3 साल के बाद, मतलब 1 साल का फिर से इंटरेस्ट मिलेगा 12%। और जो चौथा हमें इंस्टॉलमेंट देना था वो उसी समय दिया हमने जब देना था, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा हमें। हमने 4 इंस्टॉलमेंट दिए, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, और उस पर जो इंटरेस्ट हमें मिला वो मिला 36, 24 और 12, ठीक है। तो टोटल पैसे हमने कितने दिए? 400, और उस पर इंटरेस्ट कितना मिला? 36 गुना 2 72, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट हुआ वो कितना हो गया? 472। और यही 472 इक्वल टू 3658, मतलब यही 472 रुपये, 472 यूनिट 3658 के लोन को कंप्लीट करेगा। तो 472 इक्वल टू कितना आ गया? 3658। तो आपको निकालना क्या है? वार्षिक किस्त। किस्त कितने की थी? 100 रुपये की थी ना, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 472 की वैल्यू 3658 है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कट रहा है क्या कुछ? 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3658 डिवाइडेड बाई 472, आपको निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू। ये हो जाएगा 3658 गुना 100/472। यहाँ से देखिए 25 से 4 से 25 बार में, और ये 4 से 118 बार में, ठीक है। और ये भी कट जाएगा 59 से, ये कटेगा 59 से 2 बार में, और ये कटेगा 59 से कितने बार में? 59, 9 छक्के 9,
छः पाँच 30, 9 चौके 54, ठीक है, 6 और गुना 2, 62 बार में ये कट जाएगा 59 से, ठीक है। क्यों कट रहा है 59 से 3658, ये मुझे क्यों दिखा? देखिए कोई भी नंबर का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 3658 को क्या लिखा जा सकता है, 3600 प्लस 58, ठीक है। यदि 3600 को आप लोग ये भी तो लिख सकते हैं 60 का स्क्वायर, तो यानी कि 3658 को क्या लिखा जा सकता है, 60 का स्क्वायर प्लस 60, सॉरी 60 का स्क्वायर प्लस 58, 3658 को ऐसे लिखा जा सकता है। यदि आप इसको 59 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा। रीजन ये है कि जब आप 60 के स्क्वायर को 59 से डिवाइड कीजिएगा तो एक रिमाइंडर देगा, और 59 को 60 से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस एक रिमाइंडर देगा, और दोनों मिलके जीरो रिमाइंडर दे देगा। यानी कि ये दोनों नंबर का सम 59 से डिवाइड होगा। सीधा सीधा आप लोग ये याद रखिए कि किसी भी नंबर, ठीक है, +1 का यदि पावर n हो और प्लस में a-2 हो तो ये नंबर हमेशा a से डिविजिबल होती है, ठीक है। यदि हम बात करें 2548 का, तो 2548 है क्या, 50 का स्क्वायर प्लस 48, यही तो है। तो 50 और 49 के बीच में आने वाला नंबर 49, सॉरी 50 और 48 के बीच में आने वाला नंबर 49 से इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। देखिए 50 और 48 के बीच में आने वाला नंबर 49 इस पूरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, और इसीलिए मुझे ये पता चल गया कि 3658 जो यहाँ पे था वो 59 से डिवाइड हो रहा था, तो मैंने 59 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। ऊपर मिला 62, नीचे मिला 2, और कुछ कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा ये 62 31 बार में, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 31 गुना 25, 31 गुना 25 यानी कि 775, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए चूंकि अब आप लोगों को 15 मिनट में 25 सवाल बनाने हैं तो आप लोगों को अपना कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, ठीक है। यदि कैलकुलेशन फास्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आप रेस में पीछे छूट जाइएगा, क्योंकि आप सवाल बना नहीं पाइएगा। 15 मिनट में 25 गणित के सवाल बनाने इतनी आसानी से नहीं बनेंगे जब तक आप लोगों के कैलकुलेशन अच्छे नहीं होंगे। कैलकुलेशन जब तक अच्छा नहीं होगा, चाहे आपका कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर हो, आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे 25 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में 25 सवाल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों को कैलकुलेशन पे भी काम करने की ज़रूरत है। आइए अगले सवाल पे। ये अगले टाइप का सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक पंखा 1500 के डाउन पेमेंट तथा 440 के 5 समान मासिक किस्तों पे उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के अंतर्गत 24% वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो पंखे का नगद मूल्य कितना होगा। देखिए इस सवाल में दो चीजें अलग हैं पिछले सवालों से। पहला तो ये कि इसमें एक डाउन पेमेंट टर्म का यूज हुआ है, ठीक है। डाउन पेमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं आपने 10,000 का कोई मोबाइल लिया, उसमें से 3,000 रुपया आपने उसी समय दे दिया जब आपने मोबाइल खरीदा, तो इसी 3,000 को हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं। मतलब जब आपने सामान लिया उसी समय जो पैसा पेमेंट किया उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। जैसे आपने 10,000 के मोबाइल में 3,000 डाउन पेमेंट किया, क्योंकि 3,000 उसी समय दिया आपने, बचे कितने, 7,000। तो जितना भी ब्याज लगेगा या जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगा वो इसी 7,000 पे डिपेंड करेगा जो बचे हुए हैं। जो डाउन पेमेंट कर दिया ना आपने उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। और जो दूसरी चीज इस सवाल में अलग है वो ये है कि जैसे यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि पंखा 1500 के डाउन पेमेंट पे, यानी कि पंखे का मान लेते कोई प्राइस रहा होगा 4,000, 5,000, 6,000, जो भी प्राइस रहा होगा, उसमें से 1,500 उसने उसी समय दे दिए, ठीक है। और जो प्राइस बच गया मान लेते हैं एक्स, इतना और देना था। टोटल पंखे का प्राइस कितना है, 1,500 प्लस एक्स, 1,500 उसने उसी समय दे दिया, मतलब 1,500 का डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना, एक्स, ये पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 440 रुपये के 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे देना है, मंथली इंस्टॉलमेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें मंथली चाहिए। और जो सवाल में दिया हुआ है ये सालाना दिया हुआ है 24%, तो मंथली निकालेंगे हम लोग तो 2% आ जाएगा। एक साल का 24% है तो एक महीने का 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2% मासिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, मासिक ब्याज। मासिक इसलिए निकाला क्योंकि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है ना वो भी मासिक ही है, तो जितने टाइम का इंस्टॉलमेंट है उतने टाइम का ही हमें ब्याज निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स है ना, अभी तक जो भी हमने सवाल पढ़ा था, जैसे यहाँ पे देखिए पहले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे जो लोन था 10,192 रुपये का, ठीक है, ये 3 सालों के बाद देना था, ये आज नहीं देना था। मतलब ये जो अमाउंट था ये ड्यू था 3 सालों में, देखिए 3 वर्षों बाद दे, मतलब ये जो पैसा था ये 3 सालों में देना था। अगले सवाल में आते हैं,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने देखा 3658 ये 4 सालों में दे था, ठीक है? इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज़ कर पा रहे थे। यहाँ पे जो बोल रहा है ना, ये X रुपया जब आपने पंखा लिया उसी समय देना है, ठीक है? 1500 आपने वहीं दिया और ये X भी उसी समय देना है, तो पिछले तरीके को यूज़ करके हम इस सवाल को नहीं बना पाएँगे, ठीक है? तो पिछले तरीके को यूज़ करने के लिए इस सवाल में थोड़ा-सा चेंज करना होगा। ये चेंज करना होगा, हम ये देख लेंगे कि 5 महीने के बाद इस X की वैल्यू क्या होती, ठीक है? क्योंकि इस सवालों में, पिछले सवालों में जब आप देखिएगा, तो जितना इंस्टॉलमेंट था उतने टाइम के बाद क्या वैल्यू था वो दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए 4 सालों के बाद कितना ऋण देना था 3658, यहाँ पे 3 सालों के बाद कितना देना था 10,192। तो यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेंगे कि इस x की वैल्यू आज x है तो 5 महीने के बाद कितनी होती, क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 5 महीने के बाद इस x की वैल्यू क्या रही होती, ये हमें देखना होगा। तो यदि पंखे की प्राइस आज 1500 प्लस x थी, 1500 आपने दे दिया और पंखे का कितना पैसा बच गया देना x, तो यदि 5 महीने के बाद हमें देना होता तो कितना देना होता, ये पहले निकालेंगे हम लोग। यानी कि ये जो अमाउंट है 5 महीनों में कितना हो जाता, तो पर महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो 5 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है? 1 महीने का 2% है तो 5 महीने में 5 गुना 2 यानी कि 10%, यानी कि x पे 10% बढ़ जाता ना, तो जो x की वैल्यू हो जाती बढ़ के वो कितनी हो जाती, 10% बढ़ाइएगा तो 1.1x, ठीक है? x का 10% हमने बढ़ा दिया, ठीक है? यानी कि अब जो ड्यू अमाउंट है वो ये आ गया 1.1x, यानी कि यही पैसे हैं जो 5 महीनों में दे हैं, ठीक है? अब सवाल बहुत ही सिंपल हो गया पिछले सवालों की तरह। सवाल बस ये है कि कोई अमाउंट है 1.1x जो कि 5 महीनों में ड्यू है, मतलब उसको 5 महीने के बाद देना है। ये जो 1.1x है इसको 5 महीने के बाद देना है, ठीक है? लेकिन यदि आप आज से देना शुरू करते हैं, देना 5 महीने के बाद है लेकिन यदि आप आज से देना शुरू करते हैं तो आप उस पर इंटरेस्ट लेंगे। मान लेते हैं कि यदि आप ये जो 1.1x है इसको 5 महीने के बाद देना है और आप 1 महीने के बाद पहला इंस्टॉलमेंट भरते हैं 100 रुपये का, आपको देना कब था, 5 महीने के बाद। आपने अभी दे दिया मतलब 1 महीने के बाद दिया, तो 4 महीने पहले दे दिया ना आपने। 5 महीने बाद देने थे लेकिन आपने 1 महीने बाद ही पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया, यानी कि आपने 4 महीने पहले दे दिए। तो 4 महीने का आप इंटरेस्ट लेंगे, तो 4 महीने का इंटरेस्ट लेंगे हर एक महीने 2% के रेट से, तो 4 गुना 2 8%, तो 100 का 8% कितना हो जाएगा 8। फिर आपने अगले महीने यानी कि दूसरे महीने के एंड पे फिर से 100 रुपया दे दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो यानी कि आपने 2 महीने के एंड पे दिया, देना कब था 5 महीने के एंड पे, तो आपने 3 महीने पहले दे दिया ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लेंगे 2% के रेट से, तो 3 गुना 2 6। फिर उसी तरह से अगला इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया, इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2 महीने का, 2 गुना 2 4%। फिर आपने फिर से एक इंस्टॉलमेंट दे दिया 100 रुपये का और 1 महीने पहले दे दिया, तो 2% का इंटरेस्ट मिलेगा। और आखिरी इंस्टॉलमेंट जो आपने दिया 100 का, ये 5 महीने के बाद दिया, मतलब जब देना था तभी दिया, तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, जीरो। तो यहाँ से अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने कितने पैसे भरे 500, और उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 ये इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 20 रुपये का इंटरेस्ट मिला 20 यूनिट का। तो टोटल कितने के बराबर हो गया 500 प्लस 20 का इंटरेस्ट, यानी कि 520 यूनिट। और यही 520 यूनिट किसके बराबर होगा 1.1x के, ठीक है? तो 520 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1.1x, सॉरी 520 है ना, 1.1x यानी कि 520। तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा 520 बटा 1.1, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ और, कि सवाल में ना आपको इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था जिसको आपने 100 माना है, ये आपने इंस्टॉलमेंट माना है ना 100, 100 की वैल्यू सवाल में 440 दे रखी है, क्योंकि सवाल में आपको इंस्टॉलमेंट दे रखा है, यानी कि 100 की वैल्यू सवाल में 440 दे रखा है, तो कितना टाइम्स दिया है 4.4 टाइम्स है ना, 4.4 गुना। तो ये जो आपने x की वैल्यू निकाली इसको भी 4.4 से गुना करिए, ठीक है? क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू यदि 4.4 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 520 बटा 1.1 गुना 4.4, तो यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, कितना आ गया x की वैल्यू 2080। अब आप खुद बताइए पंखे का प्राइस कितना रहा होगा, तो पंखे का प्राइस 1500 तो आपने डाउन पेमेंट कर दिया
और x की वैल्यू आ गई 2080। तो 1500 प्लस 2080, पंखे का प्राइस कितना रहा होगा? 3580, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब देखिए, आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था, यदि उस फॉर्मूले में आप इस सवाल को रखते तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देते। रीजन क्या था? आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो ये था कि इंस्टॉलमेंट इक्वल टू पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500, सॉरी 500 नहीं, मतलब क्या होगा यहाँ पे, 5 इंस्टॉलमेंट है ना, तो 5 इंटू 100। ठीक है, 5 मतलब टाइम ही लिखते हैं। मैंने फॉर्मूले के हिसाब से क्या बताया था? T इंटू 100, यानी कि टाइम इंटू 100, और प्लस आर T इंटू T-1/2, यही बताया था फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये जो P है ना, इसके जगह पे आप X रखते तो गलती कर देते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था? जब अमाउंट जो ड्यू होता था उसके लिए था। लेकिन यहाँ पे X जो है ना, ये ड्यू अमाउंट नहीं है, ये करेंट अमाउंट है। तो जब तक इसको ड्यू अमाउंट नहीं बनाएंगे तब तक आप इस फॉर्मूले में नहीं रख सकते। इस फॉर्मूले में पी के जगह पे सिर्फ ड्यू अमाउंट होता है, मतलब जो अमाउंट कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद दे है, मतलब कुछ महीने या कुछ साल के बाद ड्यू है, उसको रखना होता है पी की जगह पे। तो यहाँ पे पी के जगह पे यदि आप एक्स रखते तो गलत बनता सवाल। यहाँ पे भी पी के जगह 1.1x आपको रखना था। यदि आप यहाँ पे पी के जगह 1.1x रखते हैं, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप ये समझ गए होंगे। एक सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो गया? देखिए, पी के जगह पे जैसे ही आप 1.1x रखते हैं तो आपका सवाल हो जाता है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 440। इस फॉर्मूला में मैंने इंस्टॉलमेंट की जगह पे 440 रखा, पी की जगह पे 1.1x रखा, इंटू 100 और डिवाइडेड बाय टी कितना है? टी है टाइम, 5 इंस्टॉलमेंट यानी कि 5 इंटू 100, प्लस आर कितना है? आर है यहाँ पे 2%, और टी की जगह पे 5, 5 - 4, 5 × 4/2 यानी कि 10। यहाँ से आ गया 400 गुना 520 बराबर 110x। ठीक है, 11 से 4 बार में, सॉरी कुछ कट रह गया, 400 गुना 520, अच्छा ये 440 है ना, इसको सही कर लीजिए, ये 440 है, कि 440, यहाँ पे भी 440 होगा, तो 11 से 4 बार में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2080 आ गई। ठीक है, तो टोटल फैन का प्राइस कितना होगा? 2080 प्लस 1500 जो आपने डाउन पेमेंट कर दिया था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे पी की वैल्यू हमेशा ड्यू अमाउंट रखनी होती है, जो भी पैसे ड्यू हैं कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद। ठीक है, करेंट अमाउंट नहीं रखना होता है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 3500 रुपये की वार्षिक समान किस्तें 4 वर्षों में दे 16,310 के ऋण का भुगतान कर देती है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर y% है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, आप लोगों को ड्यू अमाउंट दिया हुआ है कि 16,310 जो है ना, ये आज की डेट में ड्यू नहीं है, ये आज से 4 सालों के बाद देने हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए सिंपल तरीका आप लोगों को बताया। मैंने अभी तक जो भी सवाल बताया वो आपको इसी पैटर्न पे बताया कि कोई भी अमाउंट यदि 4 महीने के बाद या 4 वर्षों के बाद ड्यू है, यानी कि उसको 4 या 5 महीने के बाद देना है, तो उस पर हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे इस पिछले सवाल में देखिए, यहाँ पे जो पंखे का प्राइस था 1500 प्लस एक्स था, 1500 आपने उसी समय दे दिया, यानी कि एक्स बचा था, एक्स रुपया और देना था। तो ये जो एक्स था ना, ये करंट प्राइस था। इसको पहले हम बदलेंगे कि 5 महीने के बाद कितना देना पड़ता, मतलब जो भी अमाउंट दिया हुआ हो उसको पहले ड्यू अमाउंट में बदलेंगे। ठीक है, तो इस एक्स की वैल्यू 5 महीने के बाद 1.1x हो जा रही थी। इसके बाद हम लोग नॉर्मल प्रोसेस लगा देते हैं, जिस प्रोसेस से मैं सवाल बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल कि 16,310 ये 4 वर्षों में ही दे है, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सीधा बना देंगे। और जो मोस्टली सवाल होते हैं ना एसआई के इंस्टॉलमेंट के, वो इसी पैटर्न पे होते हैं कि कोई अमाउंट है जो 4 महीने के बाद या 4 सालों के बाद या 10 सालों के बाद दे हैं, तो इसीलिए इसी पैटर्न से हम लोग सवाल बनाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि 3500 रुपये की किस्तें हैं
और जो अमाउंट है ड्यू वो 16,310 है, यानी कि इसको 4 सालों के बाद देना है। तो यदि 4 सालों के बाद देना है और y% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मान लीजिए यदि आज आप लोग 100 रुपया दे देते हैं, जो कि देना था 4 सालों के बाद, आपने 1 साल के बाद दे दिया, तो उस पे आप 3 साल का ब्याज लेंगे ना। तो 3 साल का ब्याज किस रेट पे लेंगे? y% के रेट पे। तो 100 का y% तो y ही होगा, तो 3y इतना ब्याज मिल जाएगा। फिर आपने अगला इंस्टॉलमेंट फिर दे दिया 2 सालों के बाद। देना कब था? 4 सालों के बाद। आपने 2 साल पहले दे दिया, मतलब 2 साल के बाद दिया, यानी कि 2 साल पहले दे दिया। तो इस पे फिर 2 साल का ब्याज लेंगे 2y। फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया आपने 3 सालों के बाद। देना कब था? 4 सालों के बाद। तो आपने 1 साल पहले दे दिया, तो 1 साल का इस पे इंटरेस्ट लेंगे y। और चौथा इंस्टॉलमेंट दिया आपने कब? जब देना था, तो इस पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया? 400। 400 का इंस्टॉलमेंट दिया, उस पे इंटरेस्ट कितना बना? 6y। ठीक है, यही 400 प्लस 6y किस लोन को खत्म करेगा? तो 16,310 रुपए के लोन को खत्म करेगा। तो यानी कि 400 प्लस 6y की वैल्यू कितनी हो गई? 16,310। 16,310। ठीक है, तो आपने जो इंस्टॉलमेंट माना है 100 रुपये का, इसकी वैल्यू सवाल में 3500 दी हुई है कि 3500 का इंस्टॉलमेंट है। तो 100 यूनिट इक्वल टू 3500 सवाल में दिया हुआ है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। 100 को जब आप 35 से गुना करेंगे तो 3500 मिलेगा। तो आपका जो लोन अमाउंट क्लियर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 400 प्लस 6y। इसको भी तो 35 से गुना करना होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 16,310 के। यानी कि यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 35 दोनों तरफ 7 से काट दीजिए। यदि 7 से काटिएगा तो 7 पचे 35, 7 गुना 2 14, 7 21, और 7 21 कितना आ गया? 233 जीरो। 5 से ये कट जाएगा, पंचों के 20, 6 5 30, 6 5 30, यानी कि 466 यहाँ से आया। 400 प्लस 6y इक्वल टू 466, यानी कि 400 प्लस 6y इक्वल टू आ गया 466, यानी कि 6y इक्वल टू 66। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 11%। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यापारी पर एक महाजन का 98 से 10 बकाया है, जिसका भुगतान 1 वर्ष बाद किया जाना है, लेकिन व्यापारी इस राशि का भुगतान 6 महीने बाद ही करना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है, तो उसे नगद में कितनी राशि भुगतान करनी चाहिए? देखिए, एक व्यापारी है, मतलब एक महाजन है, जिसने किसी व्यापारी को कुछ पैसे दिए थे और बोला था कि 1 साल के बाद तुम हमको 98 से 10 रुपये चुका देना। देखिए, जो भी पैसे दिए थे महाजन ने व्यापारी को, वो निश्चित है कि 98 से 10 से कम रहे होंगे, क्योंकि महाजन तो बेवकूफ़ है नहीं कि उसने 98 से 10 दिए और बोले कि 1 महीने के बाद 98 से 10 चुका देना। ये तो कभी नहीं होगा। तो उसने 98 से 10 से कम पैसे दिए होंगे और बोला था कि 1 साल के बाद तुम हमको 98 से 10 रुपये चुका देना। तो यानी कि उसने 1 साल का ब्याज जोड़ के बताया था। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 9% सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि व्यापारी ने, सॉरी, महाजन ने व्यापारी को 100 रुपये दिए होंगे और बोला होगा कि 1 साल के बाद तुम हमको चुका देना 109 रुपये। ठीक है, महाजन ने व्यापारी को 100 रुपये दिए और बोला कि 1 साल के बाद तुम हमको 109 रुपये चुका देना। सवाल में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि 109 की वैल्यू 98 से 10 है। ठीक है, क्योंकि 1 साल के बाद जो उसको पैसे चुकाने हैं वो उसकी वैल्यू दी हुई है 98 से 10। अब हो क्या रहा है कि व्यापारी चाह रहा है कि इस पैसे को हम 1 साल के बाद नहीं चुका के 6 महीने के बाद ही चुका दें। तो यदि 100 रुपये महाजन ने उसको दिए थे और 1 साल के बाद 109 चुकाने बोला था, लेकिन व्यापारी यदि सिर्फ 6 महीने के बाद चुकाना चाहता है, तो कितने चुकाएगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा 6 महीने में। 1 साल का यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो 6 महीने में 4.5%, यानी कि जो व्यापारी उसको चुकाएगा वो चुकाएगा 104 रुपये 5 पैसे, 104 रुपये 50 पैसे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 4.5% ही इंटरेस्ट देगा आधे टाइम समय में। 1 साल में 9 रुपया इंटरेस्ट दे रहा था, तो 6 महीने में सिर्फ 4.5 रुपये इंटरेस्ट देगा। आपसे पूछ रहा है कि यदि 6 महीने के बाद चुकाएगा तो कितना चुकाएगा? सवाल सिंपल हो गया। 109 की वैल्यू दे रखी है 98 से 10, आपसे पूछ रहा है 104.5 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो 109 की वैल्यू यदि 98 से 10 है, तो देखिए कितने टाइम्स हो रहे हैं।
9 9 ठीक है, 900 टाइम्स हो गया ना। 109 को जब आप लोग 9 से गुना कीजिएगा तो 981 मिलेगा। ठीक है, तो 90 टाइम्स हो गए। तो 104.5 की भी वैल्यू निकालनी है तो इंटू 90 कर दीजिए आप लोग। 104.5 इंटू 90 यानी कि एक ये हो जाएगा 1045 गुना 9। 1045 गुना 9 कितना हो जाएगा? 405। 9000 प्लस 405, 94 से 5 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए आप लोग? 100 रुपये अमाउंट था, 1 साल के बाद 109 चुकाना था। तो यदि उसको आधे समय पे ही चुकाना है, मतलब 6 महीने में ही चुकाना है, तो कितना चुकाना होगा? 104.5। 109 की वैल्यू दे रखी थी 98 से 10, आपको 104 की वैल्यू निकालनी थी। 104.5 की वैल्यू निकालनी थी, तो कितना आ जाएगा? 9405। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि प्रणव ने 6,23,305 की राशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार ली। पहले वर्ष के अंत में उसने मूलधन की वापसी के रूप में 16,390 रुपये का भुगतान किया। यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष का अर्जित ब्याज सहित सभी शेष बकाया राशि का पूरा भुगतान कर देता तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि चुकानी होगी? देखिए, जो हमने सबसे पहला टाइप देखा उसमें हमने देखा था कि इक्वल इंस्टॉलमेंट था। जो दूसरा टाइप देखा उसमें हमने देखा कि इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, मतलब डाउन पेमेंट प्लस इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये जो तीसरा टाइप हम लोग देख रहे हैं इसमें दो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है। 6,23,305 रुपये प्रणव ने लिए थे लोन। उसमें से पहले साल उसने 16,390 रुपये भरे और सिर्फ मूलधन भरा। ठीक है, और जो दूसरे साल भरे वो पूरे बचे हुए पैसे, जो भी पैसे प्लस इंटरेस्ट बन रहा था, वो पूरा एक ही बार में भर दिया दूसरे साल। तो आपसे यही पूछ रहा है कि दूसरे साल कितना भरा उसने पैसा। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं, इसको मिटाते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि आपने किसी से 10,000 रुपया लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो यदि आप 10,000 रुपये किसी से सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 10,000 रुपये आपने किसी से सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लिया, तो 1 साल के बाद, अच्छा ये जो 10,000 है ये क्या प्रिंसिपल है, मतलब लोन है, इसको लोन लिख लेते हैं। ये 10,000 क्या है? लोन अमाउंट है। इस पे 10% यानी कि 1 साल के बाद इस पे कितना इंटरेस्ट बनेगा? 1,000 रुपये का। यानी कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 11,000। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, तो हमेशा याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट में ना, आप जो भी इंस्टॉलमेंट भरते हैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, आप जो भी इंस्टॉलमेंट भरेंगे ना वो मूलधन में भरिए, मूलधन में भरना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि आप ब्याज पे भर देते हैं, कहने का मतलब यदि आपको इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में, यदि आपको 1 साल के बाद 5,000 रुपये भरने हैं, ठीक है, 5,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट भरना है, तो आप उस इंस्टॉलमेंट से किस पैसे को कम करना चाहेंगे, मूलधन को या ब्याज को? यदि मान लेते हैं पहला केस, ठीक है, पहला केस ये लेते हैं कि 10,000 रुपये आपके पास आपने लोन लिए थे, उसमें से 10% ब्याज लग के अमाउंट 11,000 हो गया, और आप गए आपने 5,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट उसमें भर दिया। यदि 5,000 इंस्टॉलमेंट आपसे मूलधन कम करना चाहते हैं, तो अब आपका मूलधन कितना हो जाएगा? 5,000, क्योंकि 10,000 में से आपने 5,000 डाल दिया, तो मूलधन कितना हो गया? 5,000। अब देखिए, इसका अगले साल फिर से 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 5,000 का 10% 500, यानी कि अब आपको कितने पैसे देने हैं? तो ये 5,000 तो देने ही हैं, ये 500 भी देने ही हैं, और ये 1,000 जो पिछले साल का इंटरेस्ट था ये भी देना ही है। मतलब आपको जो टोटल पैसे देने हैं ये 6500 देने हैं। ठीक है, 3 अलग अलग पैसे देने हैं। पहला तो 5,000, ठीक है, क्योंकि 5,000 का इंस्टॉलमेंट आपने पहले भर दिया, तो 5,000 आप देंगे, प्लस इस 5,000 का 500, 5500, प्लस जो पिछले साल का इंटरेस्ट था 1,000, यानी कि आप टोटल देंगे कितना? 6500, सॉरी 6500 होगा ये, एक सेकेंड, हाँ, आपने जो पैसा दिया वो कितना देंगे आप? 6500 देंगे। अब देखिए, इसमें जो दूसरा केस है वो क्या है, अभी भी आपने 5,000 ही भरे, लेकिन 5,000 में से
आपने 4,000 रुपया मूलधन भरा और 1,000 रुपया इंटरेस्ट भर दिया, तो अब आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? आपका मूलधन 10,000 था, आपने 5,000 रुपया ही भरे, तो 4,000 मूलधन को कम किया, यानी कि मूलधन कितना रह गया? 6,000, और 1,000 रुपया से अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया। तो अब जो आपका अमाउंट रह गया वो 6,000 रह गया, और इस पे अब अगले साल 10% लगेगा, तो 6,000 का 10% कितना? 600। यहाँ से देखिए, अब जो आपको पैसा भरना होगा 6,000 प्लस 600, 6,600 भरना होगा। अंतर समझ रहे हैं आप लोग? आपने 5,000 रुपया ही डाला था पहले साल के इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन पहली बार जो आपने डाला था उससे मूलधन कम किया था, और दूसरी बार जो आपने 5,000 डाला उसमें से 4,000 मूलधन को दिया और 1,000 इंटरेस्ट खत्म किया अपना। तो दूसरे साल आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं ना, 6,600, इस केस में 6,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जब भी पैसे भरेंगे ना सिंपल इंटरेस्ट में, तो उससे मूलधन कम करने का करना होता है। आप सीधा सीधा एक लाइन में इस बात को समझिए कि यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम लोग, और यदि उस सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग कोई इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, तो उस इंस्टॉलमेंट से सबसे पहले प्रिंसिपल को कम करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल ही कम होना चाहिए, ताकि आपका कम से कम ब्याज लगे अगले साल। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज तो लगता नहीं है, तो ब्याज हम लोग भर के करेंगे क्या? जिस चीज पे ब्याज लगता है उस चीज को कम करेंगे ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल को कम करते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट से सबसे पहले। एक बार प्रिंसिपल खत्म हो जाए फिर हम लोग ब्याज का पैसा भरते हैं, मतलब जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होता है उससे ब्याज का पैसा भरते हैं। ठीक है, आइए अब सवाल बनाते हैं। सवाल ये था, सवाल ये था कि प्रणव ने 6,23,305 की राशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार ली, और पहले वर्ष के अंत में उसने 16,390 रुपये भरे। अब देखिए, पूरे साल जो इंटरेस्ट बना वो 6,23,305 का 10% बना होगा, यानी कि आपने यानी कि आपने 6,23,305 रुपये लिए थे। पूरे साल इस पे जो इंटरेस्ट बना इसका 10%, तो 6,23,305 का 10% कितना हो जाएगा? 62,330.5, ये हो जाएगा। ये पूरे साल का इंटरेस्ट बना। ठीक है, अब आपने जो ब्याज भरे, मतलब जो इंस्टॉलमेंट भरा पहला 16,390 रुपये का, तो अभी मैंने बताया कि ये जो 16,390 आप भरेंगे, इससे आप लोग मूलधन, ये जो ओरिजिनल अमाउंट है इसको कम करेंगे, इंटरेस्ट को नहीं कम करेंगे। तो आप जो 16,390 भर रहे हैं वो यहाँ पे भरेंगे। तो अब आपका लोन कितना हो जाएगा? रिमाइनिंग लोन कितना हो जाएगा बचा हुआ? तो इसको माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9, 6 और 0 6, मतलब बचा 6,06,915। ठीक है, इतना लोन बच गया। पहले साल आपने कितना चुकाया? 16,390। चुकाने के बाद आपका लोन कितना बच गया? 6,06,915। ठीक है, अब आप क्या चुकाएंगे? अब जो चुकाएंगे, ये अमाउंट चुकाएंगे, ये जो अमाउंट बच गया है ये चुकाएंगे, प्लस इस पे इंटरेस्ट चुकाएंगे 10%, और ये जो पुराना वाला इंटरेस्ट था जिसको अभी तक आपने नहीं चुकाया ये चुकाएंगे। आप लोग 3 अमाउंट चुकाएंगे। तो पहले तो ये चुकाएंगे इसका इंटरेस्ट के साथ, तो 10% इंटरेस्ट लगता है, ये मूलधन है, तो अमाउंट चुकाएंगे आप पूरा पूरा, यानी कि 11/10 चुकाएंगे इसका। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इस अमाउंट का, यानी कि ये जो आपका लोन अमाउंट है 6,06,915, इसका 11/10 कितना होगा? अमाउंट निकल जाएगा ना, ये एक साल के बाद का 10% इंटरेस्ट के साथ ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 6,06,915 गुना 11/10। ठीक है, और प्लस ये पिछले साल का इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के चुकाएंगे। देखिए, अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में जब आप देखिएगा तो चारों जगह डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट, तो आप इस सवाल को सीधा यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस एक लाइन लिखते हैं, इसको यदि 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 60,691.5 इंटू 11, यही आएगा। अब देखिए, इसका आखिरी जो डिजिट आया इसका 5 है, 0.5। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें कितना आएगा। यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 15 गुना 11 165 होता है, यानी कि लास्ट में 6.5 आएगा जो भी आएगा। ठीक है, 6.5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया 6.5 और यहाँ पे है 0.5, तो ये 0.5
और ये 6.5 मिलेगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा, ऑप्शन नंबर ई, मतलब ये आखिरी ऑप्शन 7,29,937, यही भरेगा वो। ठीक है, क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है 1450 की वार्षिक किस्त 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे वाई रुपये का भुगतान करती है, वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है किस्तों का भुगतान वर्ष 1, वर्ष 2, वर्ष 3 के अंत में किया गया है। वैसे भी किस्त का भुगतान जो होता है वो ईयर एंड में यानी कि साल के अंत में ही किया जाता है। तो सेम तरीके से इस सवाल को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वाई है जो निकालना है आपको वो 3 सालों में दे है, मतलब ड्यू अमाउंट है वो 3 सालों का, ड्यू इन 3 ईयर्स। तो सेम तरीके से बनाएंगे। तो यदि मान लेते हैं 100 रुपये आपका इंस्टॉलमेंट है, इसको आपने 1 साल के बाद भरा लेकिन भरना 3 साल के बाद था, तो आप इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लेंगे 14% के रेट से, 14 गुना 2 28% का इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि 100 का 28% 28। अगले साल जो आप इंटरेस्ट मतलब इंस्टॉलमेंट भरेंगे 100 का, आप 2 सालों के बाद भरेंगे लेकिन आपको 3 सालों के बाद भरना था, तो आप 1 साल का इस पे इंटरेस्ट लेंगे, तो 100 का 1 साल का इंटरेस्ट 14। ठीक है, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट आप 100 का भरेंगे वो उसी समय भरेंगे जब आपको भरना था, मतलब 3 सालों के बाद। तो आप जो टोटल अमाउंट भर रहे हैं कितना भर रहे हैं, 300, उस पर इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 42। ठीक है, और ये दिया हुआ है सवाल में कि आप जिसको किस्त मान रहे हैं 100, उसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1450। सवाल में किस्त दे रखा है 1450, यानी कि 1.45। 100 यूनिट की वैल्यू 1.45, सॉरी 100 यूनिट की वैल्यू 1450, आपको निकालना किसकी वैल्यू है, 342 की वैल्यू निकालनी है ना, यही तो आपका लोन है जो ड्यू है 3 सालों में। तो 100 की वैल्यू यदि 1450 है तो 342 की वैल्यू कितनी होगी, यही आपको निकालना। 342 की वैल्यू हो जाएगी 1450 बट्टा 100 इंटू 342। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा ये, ऊपर नीचे 50 से, तो ये 50 से कटेगा तो 50 गुना 2, और ये 50 से कटेगा तो 29 बार में, ये 2 से कटेगा 171 बार में, यानी कि जो आपको निकालना है वो कितना आ गया, 29 गुना 171। 29 गुना 171 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 171 जो है ना 9 का मल्टीपल है, 7 8 1 9, तो आंसर भी आपका 9 का मल्टीपल होगा। पहला वाला नहीं हो रहा है, दूसरा वाला 9 का मल्टीपल आ रहा है, तीसरा वाला 9 9 18 6 4 10 ये नहीं आ रहा है, चौथा वाला ये भी नहीं आ रहा है, यानी कि एकमात्र ऑप्शन जो 9 का मल्टीपल है, मतलब जो 9 से डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार हमारा पहला टॉपिक समाप्त हुआ, जहां हमने देखे हर टाइप के इंस्टॉलमेंट के सवाल एसआई पे बेस्ड जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी टाइप के सवाल एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे टाइप के सवाल हमने देख लिए एसआई पे बेस्ड सिंपल इंटरेस्ट वाले। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो देखेंगे। ठीक है, तो आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ। और ये अपना अगला टॉपिक है, और ये जितने भी टाइप के आपके सवाल हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड वो सारे एक ही प्रोसेस से बनते हैं, और वो हम लोग सीधा सवाल से ही समझते हैं। ये पहला सवाल हमने लिया है सीआई पे बेस्ड इंस्टॉलमेंट का। इसमें बोल रहा है कि 550 रुपये की राशि का भुगतान 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो 540 रुपये है ना, इसको 2 इंस्टॉलमेंट पे देना है, एक 1 साल के बाद और दूसरा 2 साल के बाद, और दोनों अमाउंट बराबर होना चाहिए, मतलब जो हम दोनों इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, पहले इसको समझते हैं। आइए सीधा सवाल से समझते हैं इसको। इसमें बोल रहा है कि 550 रुपये की राशि का भुगतान 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो सवाल है इसमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है, एक 1 साल के बाद और दूसरा दूसरे साल के एंड में। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे सवालों को बनाने के लिए जो भी आपका लोन अमाउंट है उसका उतने टुकड़ों में तोड़ लेते हैं जितना इंस्टॉलमेंट है। जैसे इस सवाल में 550 रुपये हैं, तो 550 को 2 टुकड़े में बांट लेंगे, x1 और x2। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं, इतना करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। एक बार आप लोग समझ लीजिए पहले कि 550 को हमने 2 टुकड़ों में बांट लिया, x1 और x2। जो पहला टुकड़ा है, और इसको टुकड़ों में इस तरह से बांटा कि पहले टुकड़े का 1 साल के बाद का ब्याज
मतलब पहले टुकड़े को X1 को 1 साल के बाद चुका देंगे और दूसरे टुकड़े यानी कि जो X2 है उसको 2 साल के बाद चुका देंगे और दोनों जो अमाउंट आएगा वो बराबर आएगा। मतलब X1 पे 1 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद और X2 पे 2 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि 550 को हमने दो टुकड़े में बांटा X1 और X2, तो X1 पे जो 20% लगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 1 साल के बाद इसको हमने चुका दिया, तो हमारा इंस्टॉलमेंट X1 पे 20% लगने के बाद हमारा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, मतलब जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो आ जाएगा पहले साल के बाद। और जो दूसरा टुकड़ा था उसको हमने 2 साल के बाद चुकाया। 2 साल के बाद चुकाने का मतलब है 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 2 सालों तक, और जो अमाउंट आएगा वो भी आई आएगा क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, दोनों इंस्टॉलमेंट हमारा बराबर है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? 550 को हमने दो टुकड़े में बांटा और इस तरह से बांटा कि पहले टुकड़े का 1 साल के बाद 20% की रेट से जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू दूसरे टुकड़े का 2 साल के बाद 20% की रेट से होगा, क्योंकि दोनों को बराबर होना है, दोनों का इंस्टॉलमेंट बराबर इंस्टॉलमेंट है ना, तो यहां भी आई होना चाहिए और यहां भी आई होना चाहिए। ठीक है, तो 20% का रेशियो में वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है ना, 1/5 होता है। तो यानी कि यदि x1 की वैल्यू हम 5 माने तो i कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 5 से 6। और यहां पे देखिए आप, यदि x2 को हम लोग 5 का स्क्वायर माने तो i की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर, क्योंकि 2 सालों का इंस्टॉलमेंट है ना, 2 साल के बाद दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए स्क्वायर कर दिया हमने। तो 5 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर। ठीक है, x2 यदि 5 का स्क्वायर है तो 2 सालों के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 का स्क्वायर, यानी कि इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमारा 6 का स्क्वायर आया तो यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो x1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, आपका जो इंस्टॉलमेंट आ रहा है वो दोनों जगह बराबर आ रहा है, यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36। और जो आपका लोन अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? लोन अमाउंट इन दोनों का सम होगा, x1 प्लस x2। क्लियर है? तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो आपका लोन अमाउंट कितना आ रहा है? 6 का स्क्वायर यानी कि 36, सॉरी, इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है? 6 का स्क्वायर यानी कि 36। और आपका अमाउंट कितना आ रहा है? कितना यूनिट? x1 प्लस x2। x1 है 30 और x2 है 25, 5 का स्क्वायर, ये हो गया 30 और ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, यानी कि जो आपका लोन अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 30 प्लस 25 यानी कि x1 प्लस x2 55। ठीक है, और सवाल में इसी 55 की वैल्यू 550 दे रखी है ना, मतलब जो आपका जो लोन अमाउंट आ रहा है वो 55 यूनिट आ रहा है और सवाल में 550 दे रखा है, यानी कि 10 गुना। तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना आएगा? आपने निकाला 36 यूनिट, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा ना, यानी कि 360। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। इसको मिटाते हैं हम, सीधा सीधा करेंगे क्या, इसको मिटा देता हूं मैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको हम लोग सीधा करते क्या है कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 20% बोला है ना, तो 20% का रेशियो में वैल्यू क्या होता है? 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रिंसिपल यदि पहले साल 5 है हमारा लोन अमाउंट, तो दूसरे साल कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और यदि 2 सालों के लिए पूछा है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 3 सालों के लिए पूछा रहेगा तो आगे क्यूब कर देंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट है तो 5 के स्क्वायर तक ही रखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो आता है ना ये इंस्टॉलमेंट होता है, ये इंस्टॉलमेंट होता है। और ये जो टोटल आएगा ना इसको हम लोग बोलते हैं लोन अमाउंट। जो भी आपका लोन है, जो भी आपका अमाउंट है वो होता है लोन अमाउंट। तो यहाँ से चूंकि हमें इंस्टॉलमेंट बराबर करना है तो हम, ये भी इंस्टॉलमेंट है और ये भी इंस्टॉलमेंट है तो दोनों को बराबर करना होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 6। तो यहाँ पे 6 से गुना किया तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, ये टोटल कितना हो जाएगा? 30 और ये 25, यानी कि आपका लोन इन दोनों का सम आएगा, यानी कि लोन अमाउंट हो जाएगा 55 और इंस्टॉलमेंट कितना है? 36, यहाँ से भी 36। तो 55 की वैल्यू यदि सवाल में 510 दे रखी है, सॉरी 550,
दे रखी है यानी कि 10 गुना, तो इंस्टॉलमेंट भी 10 गुना हो जाएगा, 360। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। सेम टाइप का सवाल है, इसमें बोल रहा है कि यदि एक राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली गई, यदि इसे 882 के 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है तो उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा सीधा बनाएंगे। इसमें करेंगे क्या कि मान लेंगे जैसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 5% का मतलब क्या होता है, रेशियो में 20 से 21, और 2 वर्ष है, 2 समान किस्त है, तो 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर तक जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा पहला इंस्टॉलमेंट है वो 20 से 21 का है, और जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा वो 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, अभी मैंने बताया। और ये जो टोटल होता है, ये जो टोटल होगा इसको लोन अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हमें इंस्टॉलमेंट को बराबर बनाना है, तो यहाँ पे यदि 21 का स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी 21 का स्क्वायर, तो यहाँ 21 से गुना किया हमने, तो यहाँ पे भी 21 से गुना करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे भी 21 से गुना करेंगे। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, सॉरी लोन अमाउंट है, या प्रिंसिपल बोलिए। ठीक है, ये लोन अमाउंट है। अब आपको दे रखा है किस्त की वैल्यू 882 रुपये सवाल में, यानी कि यहाँ से 21 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 441। आपका जो किस्त आ रहा है वो 441 आ रहा है, ऊपर देखिए या नहीं नीचे देखिए, इस पे या इस पे, दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, 441 है, 21 का स्क्वायर, और इसी 441 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 882 रुपये। ठीक है, सवाल में दे रहा है कि 882 रुपये के 2 किस्त हैं, तो यानी कि कितना यूनिट, 2 यूनिट, मतलब 2 से गुना हो रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 आ रही है। तो आपसे पूछा लोन कितना है, उधार ली गई राशि कितनी थी, तो यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 20 गुना 21 कितना हो जाएगा, 420, और प्लस 400, यानी कि 820 आ गया। तो 2 से गुना करेंगे इसको, क्योंकि 441 की वैल्यू यदि 882 आ रही है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई ना, तो 820 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 820 गुना 2, 1640, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक मोबाइल फोन 19,650 में नगद उपलब्ध है, या 3100 डाउन पेमेंट तथा 3 वार्षिक किस्तों पे उपलब्ध है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये है कि या तो आप 19,650 रुपये देके मोबाइल खरीद लीजिए, या तो आप 31 से 10 रुपये डाउन पेमेंट कीजिए और बाकी बचे पैसों को इंस्टॉलमेंट पे दीजिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 10%। तो यदि मोबाइल का प्राइस 19,650 है, आपने 3100 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा हुआ अमाउंट कितना रह गया, 19,650 मोबाइल का प्राइस था, 3100 डाउन पेमेंट कर दिया, तो रहे कितना गया, 16,550, यानी कि 19,650 माइनस 3100, इतना अमाउंट रह गया आपका लोन। यही लोन अमाउंट है, इसको आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुका रहे हैं 10% की रेट से, और 10% का रेशियो में वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 से 11। अगले साल का इंस्टॉलमेंट क्या बनेगा, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 10 का क्यूब से 11 का क्यूब। और मैंने बोला था कि इंस्टॉलमेंट को बराबर रखना है, और ये भी बताया था कि ये तीनों इंस्टॉलमेंट है ना, और ये पूरा जो है ये प्रिंसिपल है, तीनों का सम, ये टोटल प्रिंसिपल है, और ये इंस्टॉलमेंट है, ये सारे। तो इंस्टॉलमेंट को पहले बराबर बनाते हैं, तो इंस्टॉलमेंट को बराबर बनाने के लिए ये 11 का क्यूब है, तो इसको भी 11 का क्यूब बनाएंगे, तो 11 से गुना करेंगे तो ये भी 11 से गुना हो जाएगा, इसको 11 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये भी 11 का स्क्वायर से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना बना, 11 का क्यूब, हर जगह से 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 रुपया, ये इंस्टॉलमेंट बन रहा है आपका, एक इंस्टॉलमेंट। और आपका जो लोन अमाउंट है वो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1100, सॉरी 1210 प्लस 1100 और प्लस 1000, लोन अमाउंट आपका आ गया यहाँ से 3310, 3310 आया लोन अमाउंट, और 1331 आया आपका इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लोन अमाउंट कितना आया, 3310, लेकिन आपको सवाल में लोन अमाउंट कितना दिया हुआ है, 16,550 दिया हुआ है ना, तो 33 से 10 की वैल्यू कितना, 16,550, कितना से गुना है, 5 गुना है, समझ रहे हैं, 33 से 10 को, सॉरी
3310 को जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 16,550। तो आपको इंस्टॉलमेंट को भी तो 5 से गुना करना होगा। तो 1331 को जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 13×5 = 65 और 150 6655 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 2550 रुपये के ऋण का भुगतान 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाना है। प्रत्येक किस्त कितने की होगी? सेम सवाल है, बस ये दे रहा है कि जो किस्त भर रहे हैं हम लोग वो अर्धवार्षिक भर रहे हैं, मतलब हर 6 महीने पे भर रहे हैं। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6 महीने का चाहिए। यहाँ पे 8% है तो इसको काट के 4% कर लेंगे। ये हमारे 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक इंटरेस्ट 4% हो गया। तो 4% का रेशियो में वैल्यू क्या होता है? 1/25। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल यदि 25 है तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का भरेंगे? 26 का। 2 सालों के लिए जाएंगे, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट के लिए जाएंगे तो 25 का स्क्वायर से कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर। इंस्टॉलमेंट को बराबर रखना है तो इसको भी 26 से गुना करेंगे तो ये भी 26 से गुना हो जाएगा। ये पूरा प्रिंसिपल होगा। और इंस्टॉलमेंट कितने का आया? यहाँ से भी 26 का स्क्वायर, यहाँ से भी 26 का स्क्वायर। आपको दे क्या रहा है? लोन अमाउंट दिया है 2550, यानी कि इसका वैल्यू दे रखा है 2550। ठीक है, तो इसको देखिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 51 × 25। मैंने दोनों से 25 कॉमन कर लिया, इससे भी। तो बचा कितना? 25 + 26, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 51 × 25। इसी की वैल्यू दे रखा है कितना सवाल में? 2550। ठीक है, 2550 आपको निकालना कितना है? 26 का स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो यहां से देखिए 26 का स्क्वायर होता कितना है? 676 होता है ना। तो 51 × 25 की वैल्यू यदि 2550 दे रहा है सवाल में तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 से काट देंगे 1 और 102 और बटा 51, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2550 बटा 51 × 25। ठीक है, इसको जब काटिएगा 25 से तो 102 बार में कटेगा और 51 से काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो 676 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 676 गुना 2, यानी कि 1336 26 × 52, 26 × 2 1352 आ गए। इंस्टॉलमेंट कितना आ गया? 1352। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगले टाइप का सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और उसे चुकाने के लिए पहले वर्ष के अंत में 4000 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपये का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी तक जो हमने सवाल देखा वहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट था, तो हम लोग उसको कैसे बना रहे थे? स्क्वायर करते थे, क्यूब करते थे और इंस्टॉलमेंट को बराबर कर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो अलग अलग है, तो हम लोग इसको पिछले वाले तरीके से नहीं बना सकते। ठीक है, बना सकते हैं, लेंदी होगा, वो रेशियो से भी बना सकते हैं लेकिन लेंदी होगा। इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए। तो यदि हम मान लें कि हमारा जो लोन अमाउंट था वो 10x था। ठीक है, 10x इसीलिए मान रहे हैं ताकि उसका 10% ईजिली निकाल पाए। तो यदि हमारा लोन अमाउंट 10x था और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अगले साल ये कितना हो गया? 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि 11x हो जाएगा। और इसमें से हमने 4000 रुपया इंटरेस्ट, मतलब सॉरी इंस्टॉलमेंट भर दिया, पहला इंस्टॉलमेंट। तो अब हमारा अमाउंट कितना रह गया, मतलब लोन कितना रह गया? 11x माइनस 4000, इतना ही तो रह गया। 10x हमारा लोन था, उस पर जब 10% यानी कि 1 साल के बाद लोन बढ़ के कितना हो गया? 11x। ठीक है, और इसमें से हमने 4000 इंस्टॉलमेंट भर दिया पहला, तो हमारा लोन कितना रह गया? 11x माइनस 4000। अब अगले साल आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हमें 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से 10% लगेगा, यानी कि इसी का तो 10% लगेगा ना। ठीक है, इसी का 10% लगेगा। तो यदि 10% का बात करेंगे तो 10% का मतलब क्या है? फिर से 10 से 11 हो जाना, यानी कि यदि इसको 10 मान लें, इसको 10 मान लें तो यहाँ पे फिर से 11 हो जाएगा 10% लगने के बाद। और इसी 11 की वैल्यू सवाल में दे रखे 7700 रुपये, क्योंकि ये 7700 रुपये देके हम लोग लोन को पूरा पूरा चुका दे रहे हैं।
तो 11 यूनिट की वैल्यू 7700 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। 11 यूनिट की वैल्यू यदि 7700 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7000। यानी कि ये जो 10 यूनिट हमने माना है, इसकी वैल्यू कितनी है? 7000 है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हो गया कि 11x माइनस 4000 7000 के बराबर है। यानी कि ये 10 यूनिट कितना हो गया? 7000। इसको 7000 लिख देते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया? इसको 7000 लिख दिया हमने। यहाँ से भी देखिए, 7000 था, 10% लग के 700 इंटरेस्ट मिल गया, यानी कि 7700 हो गया। तो 11x माइनस 4000 की वैल्यू 7000 है, तो आपको x ही तो निकालना है, 10x की वैल्यू ही तो निकालना है, मतलब लोन कितना था वही तो निकालना है, 10x। तो 11x माइनस 4000 इक्वल टू 7000 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, x इक्वल टू 1000 हो गया। तो 10x यानी कि लोन कितना हो जाएगा? 10 गुना 1000, 10,000। ठीक है, हो गया। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और सिर्फ समझने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आपने जो भी चीज़ देखा, अब आप जाके प्रीवियस जितने भी सवाल हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि आज जो एग्ज़ाम जिस पैटर्न पे सीजीएल में पूछा हुआ है, उसी पैटर्न पे सवाल कल को स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, रेलवे में पूछा जा सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, आपको जहाँ से भी सवाल मिले सीआई और एसआई के इंस्टॉलमेंट का, उसको बनाइए आप। अब आप मोस्टली सवाल बना सकते हैं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम बता चुके हैं आप लोगों को। अब यदि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें लैंग्वेज घुमा के दे देगा, तो वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कीजिएगा, सारे सवाल इसी पैटर्न से बनेंगे जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो देखिए और उस पे सवाल बनाइए। ठीक है, जब तक सवाल नहीं बनाइएगा तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।